इस आदमी की शादी होने वाली होती है, लेकिन ये डीप ओशियन में अपने क्रू मेंबर्स के साथ एक बड़ी सी शिप पर इतनी बुरी तरीके से फंस गया कि बड़ी बड़ी लहरें शिप को 2 भाग में डिवाइड कर देती हैं। वो तो एक ऐसी मिस्टीरियस जगह पर पहुंच गया जहां से वापस आना नामुमकिन होता है। इस मिस्टीरियस कहानी की शुरुआत होती है यूनाइटेड स्टेट का एक छोटा सा टाउन दिखाते हुए। उस जगह पर बर्नी नाम का एक आदमी रहा करता था। बर्नी तो एक बंदरगाह पर कोस्ट गार्ड का काम किया करता था, साथ ही साथ वो ऑयल माइनिंग फैक्ट्री के भेजे गए शिप के अंदर भी एक क्रू मेंबर होता है। वो एक बड़ी सी शिप के अंदर काम करता था जो शिप के मेंटेनेंस की देख रेख करती थी। बर्नी शुरुआत से ही बहुत ज्यादा शाय होता है और इस समय वो एक लड़की के साथ डेट पर जा रहा है जिससे वो अपनी जान पहचान बढ़ाएगा। बर्नी इतना ज्यादा शर्मा रहा था कि वो इस डेट पर अपने एक दोस्त बर्ड को भी लेकर जाता है, यानी कि एक तरीके से डबल डेट होने वाली थी। बर्नी और उसका दोस्त किसी भी तरीके से उस रेस्टोरेंट में पहुंचते हैं जहां मिलने का वादा किया गया था। उस जगह पर मैरियम नाम की एक बहुत ही ब्यूटीफुल लेडी दिखाई देती है। मैरियम जब बर्ड के पास आकर उससे बातचीत करने लगी तो बर्ड एक ही बार में उससे इंप्रेस हो चुका होता है। मैरियम बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल और काफी चालाक थी। उसका आईक्यू लेवल बहुत ही ज्यादा होता है। बर्नी यही सोचने लगा कि वो तो बहुत ज्यादा एवरेज दिखता है, तो फिर मैरियम उसमें इंटरेस्ट क्यों दिखाएगी। लेकिन मैरियम वैसे बिल्कुल भी नहीं थी। वो तो बर्नी के साथ बैठकर कई सारी बातें करती है और उसके प्रोफेशन के बारे में पूछती है। थोड़ा खाने पीने के बाद बर्नी का वो दोस्त बर्ट एक आइडिया देता है कि वो रात के समय एक बोट पर जाए और ओशियन के मजे ले। बर्नी को भी ये प्लान अच्छा लगता है, लेकिन मैरियम बहुत ज्यादा डर रही थी रात के समय इस तरीके से पानी में जाने के लिए। वो यही बातें बर्नी से कहने लगी कि हम इस तरीके से नहीं जा सकते, ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो सकता है। बर्नी ये चीजें समझ रहा था, इसीलिए उसने सोचा कि वो थोड़ी सी बड़ी बोट लेगा जिसमें ऑब्वियसली मैरियम को ज्यादा डर ना लगे। बर्नी तो सीधा अपने क्लाइंट के पास चला जाता है और उसे अपनी कंडीशन बताता है। वो बूढ़ा आदमी तुरंत ही समझ गया कि बर्नी उससे प्यार करता है और मैरियम को इम्प्रेस करने के लिए वो यही चीजें कर रहा है। बूढ़ा आदमी बिल्कुल मना नहीं करता और उसे अपनी शिप लेकर जाने के लिए दे देता है। फिर यहाँ देरी किस बात की थी, बर्नी सीधा मैरियम और अपने दोस्त बर्ड को उस बोट में लेकर जाता है और वो सब साथ में मजे करने के लिए निकल जाते हैं। रात के समय ओशियन को देखना एक अलग ही एक्सपीरियंस होता है। यही सारे एक्सपीरियंस बर्नी मैरियम को फील कराना चाहता था। धीरे धीरे उनके बीच जान पहचान बढ़ती चली गई और वो दोनों एक दूसरे के क्लोज भी आने लगे थे। अब इस तरीके से कई महीने बीत जाते हैं उन दोनों को साथ रहते हुए। इनफैक्ट अब तो उन दोनों को एक पार्टी में दिखाया जाता है जहां दोनों मिलकर बहुत ही अच्छा कपल डांस कर रहे थे। मैरियम अब यहाँ पूरी तरीके से बर्नी के साथ कंफर्टेबल हो चुकी थी। इनफैक्ट अब उसे बर्नी के बिना बिल्कुल अच्छा भी नहीं लगता। वो दोनों उस डांस प्रोसेस को बहुत ही ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं। लेकिन अब मैरियम तुरंत ही बर्नी के पास आकर एकदम सीरियस होती है और उसे आखिरकार शादी के लिए प्रपोज कर देती है। लेकिन बर्नी जिसे कि खुश होना चाहिए था, वो एकदम सीरियस नजरों से उसे देखने लगता है। बर्नी कुछ सोच रहा था और उसने अगले ही मोमेंट में मैरियम को रिजेक्ट कर दिया। बर्नी खुद भी कंफ्यूज था कि वो इस मोमेंट पर क्या कहे। मैरियम इस बात से बहुत ही ज्यादा उदास हो गई और बाहर की तरफ जाने लगी। बाहर बहुत ही ज्यादा ठंडी थी, इसीलिए बर्नी इस तरीके से उसे छोड़ नहीं सकता था। बर्नी भी मैरियम के पीछे पीछे आ गया। यहाँ बर्नी मैरियम को समझाने का ट्राई करता है कि वो जो काम करता है वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है। इनफैक्ट इस तरीके से ओशियन के अंदर बड़े बड़े शिप पर जाना, इसमें ये कंफर्म नहीं होता कि अगर वो एक बार गया तो वापस लौट कर ही आएगा। और अगर बर्नी और मैरियम एक साथ आकर शादी कर लेंगे तो बर्नी के जाने के बाद मैरियम की जिंदगी एकदम बेकार हो जाएगी और बर्नी ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहता था। लेकिन मैरियम ने उससे एक ही बात पूछी कि तुम्हें अपना जॉब भारी पड़ रहा है या फिर मैरिज। शायद बर्नी मैरिज से ही बहुत ज्यादा डर रहा था। पहली बार बर्नी को ऐसा लगा कि उसे अपनी जॉब को ज्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी चाहिए। जितने भी टाइम वो मैरियम के साथ बिताएगा वो सबसे बेस्ट होंगे। तो इसीलिए दूसरी चीजों के बारे में ना सोचते हुए उसने मैरियम को हाँ कर दी थी शादी के लिए। मैरियम इससे बहुत ज्यादा खुश तो हो जाती है, लेकिन उन दोनों में से किसी को नहीं आइडिया था कि बर्नी एक ऐसी जगह पर फंसने जा रहा है जहाँ से आज तक कोई भी वापस नहीं आ पाया। और ये जगह डीप ओशियन का एक हिडन प्लेस होता है। अब यहाँ कुछ साल बीत जाते हैं और हमें ओशियन के बीच एक बड़ी सी शिप को दिखाया गया। ये शिप ऑयल माइनिंग फैक्ट्री के लिए काम किया करती थी, जिसमें कई क्रू मेंबर्स होते हैं। शिप को न्यूयॉर्क से बॉस्टन की तरफ लेकर जाया जा रहा था, लेकिन ओशियन में देखकर लग रहा था कि कितने भारी भरकम तूफान चल रहे हैं। लहरें तो बहुत ही ज्यादा ऊंचाई तक उठ रही थी, लेकिन वो शिप किसी भी तरीके से अपने डेस्टिनेशन की तरफ बढ़ते रहती है। हमें तो अब यहाँ उसी बड़ी सी शिप के अंदर कई सारे क्रू मेंबर्स दिखाए जाते हैं जो अपना डेली रूटीन फॉलो कर रहे थे। उनमें से कई लोग मेंटेनेंस का काम करते थे तो कई लोग मॉनिटरिंग का। उन्होंने बहुत ज्यादा सावधानी रखी थी, इसीलिए क्योंकि चारों तरफ तूफान ज्यादा बढ़ता जा रहा था। लेकिन फिर भी हर एक कोई एकदम चिल रहता है क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी बोट बहुत स्ट्रांग है। अब उस जगह पर सिमर नाम का एक सेलर था जो कि किसी से बात कर रहा होता है। तभी अचानक सिमर की नजर बोट पर बनाए गए एक वेल्डिंग की तरफ जाती है।
इस वेल्डिंग को देखकर लग रहा था कि ये बहुत कमजोर हो चुकी है, उसे वापस से ठीक करना होगा, नहीं तो लीकेज हो सकता था। सिमर तुरंत ही कांटेक्ट करता है कैप्टन से और उसे इन चीजों की गंभीरता के बारे में बताता है, लेकिन कैप्टन इन चीजों में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं ले रहा था। उसे तो अपने केबिन में रहना है और सिर्फ डायरेक्शन देनी है बोट को। सिमर ने जबरदस्ती भी करने की कोशिश की, लेकिन उसकी कोई सुनता ही नहीं। अंदर मौजूद हर एक मेंबर्स काफी चिल कर रहे थे क्योंकि उन्हें कुछ टेंशन नहीं थी। उन्हें सिर्फ छोटा मोटा काम करना था और आराम करना था। कई लोग खाना खाते हैं तो कई लोग मूवी देख रहे थे, जैसे कि वो किसी हॉलीडे पर आए हैं और यहाँ उन्हें कुछ काम ही नहीं। अब सिमर के साथ पॉप नाम का एक और क्रू मेंबर होता है जिसने कि उसी वेल्डिंग को बहुत नोटिस किया। उसे पता चल गया था कि उसके अंदर थोड़ी सी लीकेज हो रही है, इसीलिए उसने भी सिमर को जोर दिया कि हमें कैप्टन को बताना चाहिए। लेकिन तब तक शिप में बनाई गई वो वेल्डिंग पूरी तरीके से खुल चुकी थी। बहुत सारा पानी अब अंदर आने लगा था, जिससे सभी लोग एकदम चौकन्ना हो गए। अगर ये पहले कर लिया होता तो इसकी नौबत नहीं आती। सिमर ने जल्द से जल्द ड्रेनेज पाइपलाइंस ऑन कर दी थी। पॉप भी सारे क्रू मेंबर्स को गाइड कर रहा था कि फर्नीचर के सामान ऊपर की तरफ लेकर चले जाओ और ट्राई करो कि उस वेल्डिंग को वापस से भरने का, क्योंकि जब तक उसे बंद नहीं किया जाएगा शिप के अंदर पानी आता रहेगा। कई मेंबर्स तो पानी में भी बहुत बुरी तरीके से डूब चुके थे, लेकिन ज्यादा से ज्यादा लोग अब ऊपर की तरफ बढ़ने लगे क्योंकि नीचे तो पानी भर ही रहा था। सिमर ट्राई करता है कि वो कैप्टन के पास पहुंचकर इन चीजों के बारे में बताए। उनके पास ज्यादा टाइम नहीं था क्योंकि वो सारी पंपिंग पाइपलाइंस हैं जो कि पानी बाहर निकाल रही थी, उनका भी एक लिमिट होता है। एक लिमिट से ज्यादा पानी हो जाए तो वो काम करना बंद कर देती हैं। यानी अब ये कंडीशन बहुत ही ज्यादा बदतर होती चली जा रही है। अब हमें उस पूरी शिप का कैप्टन दिखाया गया जो कि भारी भरकम बरसात में शिप से थोड़ा आगे की तरफ जा रहा था क्योंकि उससे कुछ डिवाइसेस की रीडिंग्स चेक करनी थे। पर जैसे ही वो आधे रास्ते तक पहुंचता है उसकी आंखें खुली की खुली रह गई थी। उनका शिप जो इतना बड़ा था वो इस पूरे तूफान में आधा हो चुका होता है। यानी शिप में मौजूद एक छोटा सा छेद क्या कर सकता है ये साफ दिखाई दे रहा था। कैप्टन तो ये भी नहीं समझ पा रहा था कि उनका ये आधा शिप आखिरकार फ्लोट कैसे कर रहा है। अब तक तो शिप को पूरी तरीके से डूब जाना चाहिए था। बारिश होती जा रही थी और ओशियन में तूफान बढ़ता चला जा रहा था। इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही थी कि वो किसी को भी अपने साथ डुबा कर लेकर जा सकती हैं। लेकिन ये बात अच्छी हुई कि शिप का इंजन अभी भी काम कर रहा था। वो अपने डायरेक्शन में आगे बढ़ते रहती है, जिससे बड़ी बड़ी लहरों के कांटेक्ट में वो नहीं आ पाती। कैप्टन की एक छोटी सी भी बोट थी जो बुरी तरीके से पानी में डूब चुकी होती है और शायद दूसरे शिप में मौजूद जितने भी लोग थे वो सब मारे गए। फिलहाल उस बोट के आधे पार्ट में अभी भी 30 से ज्यादा क्रू मेंबर्स बचे हुए हैं जो किस तरीके से आखिरकार इस ओशियन में सरवाइव करेंगे उन्हें बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। लेकिन अगर इस खतरनाक कंडीशन में कभी आप फंस जाओ और बड़ी सी शिप को देखकर लग रहा है कि टूटने के बाद वो डूबने ही वाली है, तो इस चीज से बचने के लिए सबसे पहले रेस्क्यू टीम को बुलाना बहुत जरूरी था। रेस्क्यू टीम और हेडक्वार्टर को ये पता चलना चाहिए कि आपकी शिप इस कंडीशन में है, तो बीच ओशियन में उनसे कनेक्ट करने के लिए कई सारे ऑप्शंस होते हैं। पहला मेडे कॉल होता है जो कि VHF चैनल 16 पर था। यानी ये रेडियो चैनल स्पेसिफिकली उस कनेक्शन के लिए बनाया है जिस समय ओशियन में बोट बहुत ज्यादा मुश्किल में हो और उन्हें मदद की जरूरत हो। इस चैनल का कनेक्शन बाकी कनेक्शन से बहुत जल्दी हो जाता है और ये उन खतरनाक कंडीशन में बहुत जरूरी भी रहता है। अब दूसरी कनेक्शन की बात आती है तो वो था इमरजेंसी पोजीशन इंडिकेटिंग रेडियो बेकॉन। ये हर एक बड़े से बड़े शिप में प्रेजेंट होता है जिससे सिर्फ एक्टिवेट करना होता है। अगर इसे एक्टिवेट कर दिया तो हेडक्वार्टर में खबर चली जाती है कि शिप को मदद की जरूरत है। इन सभी के अलावा शिप के अंदर सैटेलाइट फोन्स भी होते हैं क्योंकि ऑब्वियस बात है कि ओशियन में इंटरनेट नहीं मिल सकता, तो इसीलिए डायरेक्टली सैटेलाइट से कनेक्शन किया जाता है और वो सैटेलाइट इस कॉल को रीडायरेक्ट कर देगा उनके मेन हेडक्वार्टर की तरफ। इन सारी चीजों से एटलीस्ट वो सभी बता सकते हैं अपनी पोजीशन के बारे में और जल्द से जल्द उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू शिप पहुंच जाएगी। अगर आप ये सारे कॉल्स के बारे में इंटरनेट पर डालोगे तो उसके नंबर्स भी आपको मिल जाएंगे। वहां पर हम कॉल करके जल्द से जल्द इस कंडीशन से बच सकते हैं। लेकिन पता नहीं यहाँ ओशियन के बीच शिमर और उसके सारे क्रू मेंबर्स की शिप थी, वो बच भी पाएगी कि नहीं। हमें तो अब यहाँ उस बंदरगाह पर दिखाया जाता है जहाँ पर बर्नी काम किया करता था। बर्नी तो पानी को ही देखकर समझ जाता है कि शायद बहुत बड़ा तूफान आने वाला है। फिलहाल उन सभी को अब बिल्कुल नॉलेज नहीं थी कि एक ऑयल फैक्ट्री वाली शिप बुरी तरीके से फंस चुकी है बीच ओशियन के। बर्नी जब अपने कमांड सेंटर में आता है तो वहाँ पर भी कई सारे सेंसर्स एक बड़े तूफान की चेतावनी दे रहे थे। वहाँ का लीडर इसे एनालाइज करते हुए ये कहता है कि हमें सारे फिशरमैन को ये पहले चेतावनी देनी होगी और ये काम हमें आज के आज खत्म करना होगा जिससे कि किसी की भी जान को खतरा न हो। लेकिन बर्नी इन चीजों के बारे में नहीं सोचता, उसे तो सिर्फ मैरियम के साथ अपने मैरिज के बारे में फिक्र थी। एक्चुअल में बर्नी अपने मैनेजर से एक दिन की छुट्टी लेने के लिए आया था, लेकिन उसका मैनेजर ये साफ मना कर देता है। ये कंडीशन बहुत ज्यादा क्रिटिकल है और बर्नी को उसके टीममेट रिचर्ड के साथ मिलकर ये काम करना ही होगा। बर्नी बेचारा बहुत ही ज्यादा उदास हो गया क्योंकि अगर उसे लीव नहीं मिलेगी तो वो अपने वेडिंग में कैसे जा पाएगा। पर यहाँ उनके कमांड सेंटर पर कई सारे उन्हें सिग्नल्स मिलते हैं जिसकी एनालिसिस करके उन्हें प्रॉब्लम के बारे में पता लगाना होगा। यानी ये बात क्लियर थी कि बर्नी को छुट्टी नहीं मिलने वाली।
अब यहाँ उस बड़े सी शिप के ऊपर जो किसी भी तरीके से सरवाइव कर रहा था, सभी क्रू मेंबर्स इकट्ठा होकर कोई प्लान सोचते हैं जिससे कि बचा जा सके। उनका रेडियो सिग्नल्स कम्युनिकेशन एकदम से ठप पड़ गए होते हैं। किसी को समझ ही नहीं रहा था कि इस कंडीशन में किया क्या जाए। तभी उस जगह पर ब्राउन नाम का एक मेंबर आता है जिसने की ये आइडिया दिया कि हम सभी को लाइव बोट पर बैठकर यहाँ से निकल जाना चाहिए, ये सबसे ज्यादा अच्छा होगा। लेकिन सभी को ये डाउट था कि पानी में जो इतनी बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, उसमें ये छोटी सी बोट सरवाइव कर पाएगी भी कि नहीं। अगर ये नहीं कर पाएगी तो वो बहुत बुरी तरीके से मारे जाएंगे। उन सभी की डिस्कशन अपने आप में चलते रहती है और यहाँ पॉप सिमर के पास जाकर उससे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लेता है। पॉप को पता था कि सिमर को इस पूरे शिप और कंडीशन के बारे में ज्यादा नॉलेज है और अब पूछने पर सिमर धीरे धीरे सारी बातें बताने लगा। सिमर ने पहले टेक्निकलिटी के बारे में बताया कि किस तरीके से इंजन थोड़े टाइम में बंद हो जाएंगे, वो ड्रेनेज पाइपलाइंस भी एकदम से काम करना बंद कर देंगी जिससे कि पानी अंदर आते चले जाएगा। यानी अब देखा जाए तो उनके पास 3 से 4 घंटे हैं और उसके ठीक बाद पूरी शिप पानी के अंदर डूब जाएगी। अब तक तो उनके कैप्टन का भी पता नहीं चल रहा था कि वो कहां पर चला गया, आखिर वो जिंदा भी है कि मर गया। तो इसी वजह से किस डायरेक्शन में जाना है ये अच्छी तरीके से किसी को नहीं पता। ब्राउन तो फिर से फोकस करता है अपने लाइव बोट पर बैठकर यहाँ से निकलने के लिए, लेकिन सिमर ने ये साफ कह दिया कि तुम जैसे ही लाइव बोट लेकर नीचे उतरोगे पानी में तो पानी की लहरें कुछ ही सेकंड्स में उसे डिस्ट्रॉय कर देंगी। यानी लाइव बोट से बाहर निकलने का प्लान बहुत ही ज्यादा खतरनाक है जिसमें 100% तुम मरने ही वाले हो। अब तो ये आखिरी प्लान भी एकदम से बेकार हो चुका था। आखिर वो सब कनेक्शन एस्टैब्लिश कैसे करेंगे? सभी एक दूसरे को देखने लगते हैं, पर तभी सिमर ने एक आइडिया दिया। उसने एक ऐसा प्रोसेस के बारे में बताया जिसमें कि मैनुअली इंजन को थोड़े समय के लिए चालू किया जा सकता था और इस इंजन की पावर हम रेडियो सिग्नल्स को कनेक्ट करने में लगाएंगे। जैसे जैसे उसने प्रोसेस बताया सभी उसे फॉलो करने लग जाते हैं। साथ ही साथ शिप की बहुत तेज रेस्क्यू सिग्नल्स भी दिए जा रहे थे जिसे आसपास के बंदरगाह वाले सुन ले और रेस्क्यू टीम हमारे पास भेज दे। लिटरली सिमर द्वारा बताए गए सारी चीजें फॉलो करने पर उनका एक कनेक्शन एस्टैब्लिश हो जाता है। यानी कि वो रेडियो सिग्नल कनेक्ट हो गया था किसी हेडक्वार्टर से जो शायद उनकी लोकेशन का पता लगा सके। कंट्रोल रूम में सभी इकट्ठा होकर ये सारी चीजें देखने लगते हैं क्योंकि हर एक लोगों को ये चाहिए था कि वो बच जाएं और किसी को उनके बारे में पता चले तो रेस्क्यू टीम यहाँ भेज दे। अब थोड़ी जांच पड़ताल करने के बाद उन्हें पता चला कि रडार पर एक और शिप मौजूद है और वो भी उनकी तरह इस बड़े से तूफान में फंस चुका है। अब उन सभी को डर लगने लगा कि इतनी बड़ी बड़ी शिप यहाँ पर सरवाइव नहीं कर पा रही है तो रेस्क्यू टीम जिनकी शिप उतनी बड़ी भी नहीं होती वो यहाँ पर कैसे पहुंचेंगे। कई लोग तो अपनी होप हार चुके थे कि वो यहाँ पर मरने वाले हैं। पानी के अंदर उनकी बॉडी गायब भी हो जाएगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। पॉप यहाँ पर सभी को अलग अलग आइडियाज देता है कि अपना माइंड डाइवर्ट रखो जिससे कि ये नेगेटिव थॉट्स कभी नहीं आएंगे, पर एक्चुअल कंडीशन में जो होता है वो वही समझ सकता था। हमें तो सिमर दिखाया गया जो कई क्रू मेंबर्स के साथ मैनुअल तरीके से बोट के डायरेक्शन को चेंज करने की ट्राई कर रहा था। ये चीजें एक्चुअल में बड़ी बड़ी शिप के अंदर लगे हुए प्रोपेलर की वजह से होती थी। वही पंखा जिसकी डायरेक्शन चेंज करके शिप की भी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। उन्हें बहुत ही ज्यादा मुश्किल हो रही होती है शिप के डायरेक्शन को चेंज करने के लिए। पॉप भी वहां आकर उनकी मदद तो करता है जिससे वो इसमें कामयाब भी हो गए थे। लेकिन यहाँ ऊपर की तरफ ब्राउन कई सारे लोगों को कन्विंस कर लेता है कि वो लाइव बोट की मदद से यहाँ से बाहर निकल जाएंगे। सिमर को जब ये बातें पता चली तो वो बहुत ही ज्यादा गुस्से में एक कुल्हाड़ी लेकर ऊपर चला गया। सभी लोग लाइव बोट पर बैठने का ट्राई तो कर रहे थे लेकिन सिमर तुरंत ही आकर उस लाइव बोट की रस्सी को काट देता है। वो लाइव बोट सीधा गिर गया था लहरों के अंदर। एक समय पर ब्राउन और सिमर के बीच झगड़े भी होने लगे थे कि वो उनके बीच में क्यों आ रहा है। वहां पर तो एक केओटिक माहौल बन गया था। लेकिन जब थोड़ी देर बाद सभी लोग उस बोट की तरफ देखते हैं तो बड़ी बड़ी लहरों ने उसे कुछ ही सेकंड्स में डिस्ट्रॉय कर दिया था। यही रीजन होता है कि सिमर उन्हें पानी में बोट लेकर नहीं जाने के लिए कह रहा था, क्योंकि ऑब्वियसली ये वो रीजन नहीं है जहाँ पर पानी एकदम शांत है। इतनी खतरनाक लहरों में अगर वो उतरेंगे तो मारे ही जाएंगे। यानी एक तरीके से सिमर ने उनकी जान बचाई है। तो इसीलिए बाकी क्रू मेंबर्स अब ब्राउन की बात नहीं सुनते और सिमर जैसा कह रहा था वैसा करते हैं। कुछ क्रू मेंबर्स शिप के ऊपर होते हैं जो डायरेक्शन बताने में मदद कर रहे थे। वहीं बाकी क्रू मेंबर्स को सिमर ने नीचे काम दिया था ताकि वो हर जगह पर निगरानी रखे कि कहीं लीकेज तो नहीं हो रहा है। यानी वो अब अपने साथियों को एक कोऑर्डिनेशन में काम करा रहा था। थोड़ी देर बाद ही कई सारे क्रू मेंबर्स को सामने की तरफ कई रॉक दिखाई देते हैं जो कि शिप के लिए बहुत ही ज्यादा बुरी बात थी। अगर शिप उससे टकरा गई तो बचा हुआ हिस्सा भी डैमेज हो सकता था। इसीलिए अब शिप की डायरेक्शन चेंज करना बहुत ही ज्यादा जरूरी हो गया होता है। सिमर को जब ये बात पता चली तो वो अपने साथियों के साथ डायरेक्शन चेंज करने में ही लग गया। लेकिन उस समय पर लहरें इतनी ज्यादा तेजी से उड़ रही थी कि उनकी शिप के अंदर अब ऊपर से पानी आने लगा। कई सारे क्रू मेंबर्स इसी तरीके से बह जाते हैं तो कई लोगों ने शिप को जोर से पकड़ लिया था जिससे कि झटके सर्वाइव
सरवाइव कर सके। वो पंपिंग एरिया भी एकदम से भर चुका होता है जहाँ से पानी निकाला जा रहा था। इनफैक्ट अब तो वो अच्छे से काम भी नहीं कर रहा। सिमर पहली बार इतना ज्यादा डर रहा होता है क्योंकि उसका बनाया गया प्लान अब अच्छे से काम नहीं कर रहा है। अब यहाँ नीचे की तरफ जिस टूल से वो लोग मैनुअली डायरेक्शन को कंट्रोल करते थे और प्रोपेलर को एकदम से चेंज करते थे, वही एकदम आउट ऑफ कंट्रोल होकर शिप की दीवार पर लग जाता है। ऑब्वियसली इससे छेद होने के कारण और भी ज्यादा पानी अंदर आने लगा। कहा जा सकता है कि अब उनका बचना नामुमकिन सा हो गया है। हर तरफ से पानी और सारी पावर सप्लाईज एकदम से खत्म हो चुके थे। यहाँ पर तो यही ठीक लग रहा था कि ब्राउन की बात मानकर सभी लाइफ बोर्ड में बैठ जाएं और किसी भी तरीके से उस इलाके की तरफ बढ़े जहाँ तूफान थोड़ा कम हो रहा है। लेकिन सारी लाइफ बोट को उन्होंने तोड़ दिया था, यानी उनके पास जाने का और कोई भी रास्ता नहीं होता। अब हमें यहाँ किनारे पर एक फिशरमैन दिखाया जाता है जो कि अपनी गाड़ी के साथ वहाँ पर आया था। अचानक फिशरमैन को पानी के अंदर कुछ ज्यादा हलचल दिखाई देती है। फिशरमैन को एक आवाज भी आ रही थी जो कि दूर कहीं एक शिप की होती है, और जब उसने बड़े ध्यान से देखा तो उसके अंदर वही शिप का आधा वाला हिस्सा मौजूद था। इतनी इंपॉर्टेंट कंडीशन को देखकर उस फिशरमैन ने तुरंत ही रेस्क्यू स्टेशन पर कॉल कर दिया और वहाँ के ऑफिसर्स को सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की। बर्नी और उसके टीम मेंबर्स जो पानी में मौजूद होकर सारे फिशरमैन को वापस बुला रहे होते हैं, उन सबको जब ये बात पता चली तो वो तुरंत ही रेस्क्यू स्टेशन की तरफ बढ़ने लगे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था क्योंकि ये पहली बार था कि वो ऑयल माइनिंग वाली शिप इतनी बुरी तरीके से टूट चुकी है बीच में से, और अगर ऐसा पॉसिबल है तो वो दूसरी आधी बची हुई शिप भी ज्यादा टाइम तक बच नहीं पाएगी। उनमें जितने भी सर्वाइवर्स बचे हैं सभी डूबकर मारे जाएंगे। बर्नी ने तुरंत अपने बॉस से कह दिया कि हमें उन्हें बचाने के लिए रेस्क्यू टीम भेजनी होगी। हालांकि उसके बॉस ने एक प्लेन वहां पर भेजा होता है, लेकिन स्टॉर्म इतना ज्यादा हो चुका था कि अंदर जाया ही नहीं जा सकता। उसमें उनका ही नुकसान होगा और रेस्क्यू की जाने वाली शिप और प्लेन भी डिस्ट्रॉय हो सकती थी। उसका बॉस थोड़ा सा मतलबी था, वो छोटे मोटे वर्कर्स को बचाने के लिए इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता। इनफैक्ट उन्हें शिप की लोकेशन भी ट्रैक हो गई थी और रडार पर सब दिख रहा था। बर्नी उन्हें बचाने की बहुत ज्यादा डिमांड करता है, इसीलिए बॉस ने बर्नी को ही ये पूरा मिशन दे दिया कि तुम अपनी रेस्क्यू टीम में से किसी को भी चुन लो और वहां पर चले जाओ उनकी मदद करने के लिए। जो भी इंफॉर्मेशन मिलेगी हम यहाँ हेडक्वार्टर से तुम्हें कांटेक्ट करते रहेंगे। बर्नी को ये समझ चुका था कि बॉस उसकी मदद नहीं करने वाला, इसीलिए वो ना चाहते हुए भी इस रेस्क्यू मिशन पर जाने के लिए बोलता है। बाकी मेंबर्स बर्नी को समझाने लगे कि आज तक जो उस रीजन में गया है कभी वापस लौट कर नहीं आया, और जिस खतरनाक तूफान में इतनी बड़ी शिप सरवाइव नहीं कर पाई उसमें हम छोटी सी बोट लेकर कैसे बच पाएंगे। लेकिन बर्नी को ये काम करना ही था। उसे अब अपनी एक रेस्क्यू टीम बनानी थी जिसमें बिल्कुल भी डर ना हो, इसीलिए वो उस जगह पर चला गया जहां बाकी मेंबर्स मौजूद थे। सबसे पहले रिचर्ड उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है, और जब बर्नी ने अपने दूसरे दोस्त से पूछा तो वो बहाना बनाने लगा। अच्छी बात होती है कि गेराल्ड और सेलोन नाम की दो न्यू रिक्रूटर्स वहां पर पहुंचे थे और उनमें बहुत ज्यादा जोश था और उन्होंने बिना देरी किए बर्नी के इस मिशन में साथ देने के लिए हाँ कर दिया। यानी कि अब बर्नी जितनी हो सके उतने रिसोर्सेज जमा करके अपने बोट पर निकल जाता है। जाते हुए बर्नी की फियांसे यानी कि मैरियम उसे कॉल भी लगा रही थी क्योंकि उसे फिक्र हो रही होती है, लेकिन बर्नी उस कॉल को रिंग होते हुए देखता है और उसे विदाउट पिक किए अपने दोस्तों के साथ चला जाता है। ये मिशन इतना खतरनाक होगा कोई नहीं जानता, उन सभी के तो इसमें नामो निशान भी मिट सकते थे। बर्नी बिना कुछ सोचे अपने उन दोस्तों के साथ बोट पर बैठता है और रेस्क्यू टीम के साथ निकल पड़ता है उन सर्वाइवर्स को बचाने के लिए। मैरियम जो कि एक रेडियो स्टेशन पर काम करती थी, उसे खबर मिल चुकी होती है कि कई सारे तूफान ओशियन में आ रहे हैं और बर्नी उसी रेस्क्यू स्टेशन में काम करता है। मैरियम को बहुत ही ज्यादा फिक्र होने लगी, इसीलिए वो तुरंत ही चली जाती है उसी रेस्क्यू स्टेशन में अपने फियांसे बर्नी से बात करने के लिए। हालांकि अंदर की तरफ बर्नी कहीं दिखाई नहीं देता, इसीलिए वो उसके एक सीनियर से पूछने लगी। सीनियर बताता है कि बर्नी एक मिशन पर गया है और होप करो कि वो हमें पॉजिटिव रिजल्ट दे। मैरियम समझ गई कि बर्नी उस खतरनाक मिशन पर गया है जहां से वापस आना नामुमकिन है, लेकिन उसे नहीं समझ रहा था कि इतने खतरनाक मिशन पर उनके बॉस ने बर्नी और बाकी लोगों को जाने की परमिशन कैसे दे दी। मैरियम बहुत ही ज्यादा गुस्सा होकर उसके बॉस के पास चली जाती है जो कि अभी भी बर्नी से कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहा था। ओशियन में मौजूद तूफान तो कम होने का नाम ही नहीं लेता। मैरियम इस पर आवाज उठाने का ट्राई करती है, लेकिन उसके बॉस ने मैरियम को बुरा भला कहकर यहाँ से भगा दिया। मैरियम बेचारी बर्नी के बारे में अच्छा सोच रही थी, लेकिन बर्नी ने उसके साथ जिंदगी बिताने का वादा किया था और वो इस तरीके से उसे धोखा देकर जा रहा है। मैरियम जब स्नो से भरी हुई सड़क पर गाड़ी चला रही थी तो उसका भी एक्सीडेंट हो गया। वो तो वहीं पर बुरी तरीके से बेहोश हो जाती है। यहाँ ओशियन में बर्नी के सभी साथी धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे सैंड बार से बचते हुए, यानी उन लोगों ने लोकेशन इस तरीके से ट्रैक की थी कि वो दूसरी वाली शिप सैंड बार के एकदम क्लोज होगी, पर अभी तक शिप उन्हें मिली नहीं होती, जैसे कि वो गायब हो चुकी हो।
बर्नी अपनी पूरी टीम के साथ आगे तो बढ़ते जा रहा था, लेकिन लहरों की इंटेंसिटी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। लेकिन ओशियन की लहरों की इंटेंसिटी और भी ज्यादा तेज हो जाती है। सामने की तरफ से उन्हें कई सारी लहरें दिखाई दे रही थी और साथ ही साथ उन्हें सैंड बार से भी बचना था। अगर जाने अनजाने में उनकी बोट सैंड बार से टकरा गई तो वो पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो जाएगी। उनकी छोटी सी बोट में अगर एक छोटा सा छेद भी हो गया तो सब मारे जाएंगे। यहाँ पर बर्नी का नेविगेटर खराब हो चुका होता है, इसीलिए वो पानी के बहाव को महसूस करते हुए डायरेक्शन के बारे में पता लगा रहा था। ये आज तक का उसका एक्सपीरियंस होता है जो वो यूज कर रहा था अपने डायरेक्शन बताने के लिए। लेकिन प्रॉब्लम सिर्फ इतनी ही नहीं थी, पानी का बहाव इतना ज्यादा तेज हो गया कि इंजन भी काम करना बंद कर देता है। इतनी बड़ी बड़ी लहरें उनकी बोट को हिट करने लगी जिससे वो एकदम पलटने की कगार पर आ जाती हैं। बर्नी अपने बाकी क्रू मेंबर्स के साथ बोट को बैलेंस करने के लिए ट्राई कर रहा था, पर उन सभी को नहीं लगता कि वो इतने बड़े लहरों से बच पाएंगे। अब यहाँ बर्नी के पास एक प्लान होता है कि वो इतनी बड़ी लहरों से बचने के लिए, जिससे कि बोट डिस्ट्रॉय हो जाए, डायरेक्टली थोड़ी देर के लिए पानी में चले जाए और उन पानी को चीरते हुए दूसरी तरफ से बाहर निकले। बाकी क्रू मेंबर्स को इस पर भरोसा नहीं था, लेकिन बर्नी ने उन्हें आदेश दिया कि तुम बोट के अंदर चले जाओ। बर्नी खुद कमांड संभालता है और किसी भी तरीके से बोट को पानी के अंदर लेकर चले जाता है। उतने सेकंड्स तक वो लहरें दूसरी तरफ पार कर चुकी थी, यानी कि बर्नी का प्लान कामयाब हो चुका है। पर इतनी खुश होने की बात नहीं थी, लहरें तो और भी ज्यादा तेज होती जाती हैं। उन्होंने किसी भी तरीके से अपना बंद होता हुआ इंजन एकदम से चालू किया और आगे बढ़ने लगे। दूसरी तरफ उस आधी वाली शिप जिस पर सारे क्रू मेंबर्स फंसे हुए थे, वो उसकी भी बुरी हालत हो चुकी थी। ऑलमोस्ट इंजन बंद हो चुका था और सारे कम्युनिकेशन के डिवाइसेस ठप पड़ गए थे। अब यहाँ उस आधी शिप के ऊपर सिमर ट्राई कर रहा था कि वो बोट को टिल्ट कर दे 30 डिग्री डायरेक्शन में। इससे होगा ये कि जो लहरें उनसे टकरा रही हैं वो बोट को और ज्यादा आगे ढकेलेंगी। बोट को टिल्ट करने पर उसका इम्पैक्ट सभी लोगों के ऊपर पड़ रहा था। हर एक क्रू मेंबर ऊंचाई से नीचे गिरने लगता है और उन्हें चोट भी लगती है। लेकिन सिमर का यही इंटेंशन था कि वो शिप को एक ऐसे रीजन में लेकर जाए जहाँ तूफान नहीं है। उनकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी और लगता नहीं कि वो बच पाएंगे। हमें अब दूसरी तरफ मरियम दिखाई गई, जो कि एक लेडी से लिफ्ट मांगती है। लेडी उसकी मदद तो कर देती है, लेकिन बाद में पता चला कि उस लेडी का भी हस्बैंड किसी शिप पर काम करता था, बट एक खतरनाक मिशन में वो गया, फिर वापस आया ही नहीं। मरियम बहुत ज्यादा डर गई थी कि कहीं बर्नी के साथ भी ऐसा ना हो जाए, पर वो लेडी मरियम को शांत कराती है और कहती है कि तुम्हारा हस्बैंड वापस आ ही जाएगा। यहाँ बर्नी और उसके क्रू मेंबर्स छोटी सी बोट पर बड़ी बड़ी लहरों का सामना कर रहे थे। अब तो बाकी क्रू मेंबर्स बर्नी को कहते हैं कि हमें वापस लौट जाना चाहिए। उन्हें अभी तक कोई भी शिप नहीं दिखाई दी जिससे वो रेस्क्यू कर सके, लेकिन बर्नी उन सभी पर गुस्सा करता है कि हमें अब पीछे नहीं हटना है, किसी भी हालत में हमें रेस्क्यू करना ही होगा उतने सारे लोगों को। उन्होंने अपनी लाइट्स बंद कर दी जिससे कि वो बड़ी शिप की आवाज भी सुन सके और उनसे निकलने वाली रेडियो फ्रीक्वेंसी को डिटेक्ट करे। यहाँ सिमर के शिप पर मौजूद सारे इलेक्ट्रिसिटी के अप्लायंसेस बंद हो चुके थे और तो और उनके पास सारे रिसोर्सेज भी खत्म हो जाते हैं जिससे कि वो जिंदा रह सके। सब कुछ एकदम नेगेटिविटी की तरफ जा रहा था, जिससे यही क्लियर होता है कि वो सब मरने वाले हैं। बट तभी अचानक वहाँ पर एक उम्मीद दिखाई देती है, क्योंकि बर्नी और उसके टीम मेंबर्स को वो बड़ी सी शिप दिखाई दे रही थी जो आधे भाग में बटी होती है। वो जल्द से जल्द उसके पास चले जाते हैं और आवाज लगाते हैं। सभी क्रू मेंबर्स बाहर आकर उन्हें देखने लगे और उन्हें थोड़ी सी खुशी मिली। लेकिन यहाँ पर भी एक प्रॉब्लम थी कि उस छोटी सी बोट पर सिर्फ 12 लोग ही जा सकते थे और यहाँ बड़ी सी शिप के ऊपर टोटल 30 मेंबर्स फंसे हुए हैं। सिमर यहाँ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता है और कहता है कि जितने भी नए मेंबर्स और छोटे एज वाले हैं वो सबसे पहले एक एक करके छोटी सी बोट पर जाएं। सभी लोग किसी भी तरीके से ओशियन में कूदने लगे, जिन्हें की बोट पर ट्रांसफर कर दिया जाता है। अब तो यहाँ से वो बड़ी सी शिप अंदर डूबना स्टार्ट कर देती है, यानी कि उन्हें जल्द से जल्द बोट पर बैठकर यहाँ से निकलना होगा। लगातार इस तरीके से कई देर तक लोगों को बोट पर लेने के बाद बोट भी नीचे जाने लगी थी, क्योंकि बोट के ऊपर कैपेसिटी अब ज्यादा हो चुकी होती है। लेकिन बर्नी एक मेंबर को भी मरने नहीं देना चाहता था। जब तक सारे लोग नहीं आ गए तो वहां से वो गया नहीं। अब यहाँ वो बड़ी सी शिप भी पानी के अंदर डूब चुकी थी। छोटी सी बोट के ऊपर टोटल सारे मेंबर्स आ चुके थे और वो धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। बर्नी ने जल्द से जल्द कम्युनिकेट किया अपने रेस्क्यू स्टेशन के ऊपर और उसका बॉस तो ये सुनकर एकदम चौंक जाता है कि उन्होंने हर एक क्रू मेंबर को बचा लिया है। सभी को मैजिक लग रहा था, क्योंकि ये मिशन तो इम्पॉसिबल होता है। आखिर इस तरीके से कैसे उन्होंने छोटी सी बोट पर इतने लोगों को रखा हुआ है। लेकिन इससे भी ज्यादा प्रॉब्लम अभी बाकी थी, क्योंकि उनका कंपास और हर एक चीजें खराब हो चुकी होती हैं। वापस रेस्क्यू स्टेशन की तरफ जाने का रास्ता किसी को पता नहीं था। ये पूरी तरीके से एक अंदाजे के ऊपर चलता है कि वो कहाँ जाएंगे। एक गलत डिसीजन सभी को इस तरीके से फंसा सकता था ओशियन में कि वो वापस कभी लौट कर आएंगे नहीं। पूरे टाउन वालों को इस मिशन के बारे में पता चल चुका था और सभी एकदम निराश हो गए कि वो बच नहीं पाएंगे। यहाँ शिप के ऊपर भी बर्नी एकदम से होपलेस हो चुका था, क्योंकि उसे कुछ समझ नहीं रहा होता। लेकिन अचानक बर्नी थोड़ी दूरी पर कुछ तो दिखता है और उसी को फॉलो करते हुए सभी उसी डायरेक्शन में बढ़ने लगे थे। चौंकाने वाली बात ये पता चली कि टाउन के सभी लोग अपनी कार किनारे पर लेकर
लेकर आते हैं और उसकी हेडलाइट्स टर्न ऑफ और टर्न ऑन करते रहते हैं। ये सारी चीजें एक सिग्नल की तरह काम कर रही थी जो दूर से भी देखी जा सकती हैं। और इन्हीं चीजों को फॉलो करते हुए बर्नी और सारे मेंबर्स उस तरफ बढ़ने लगे। मैरियम को भी कुछ देर बाद वो सभी दिखाई देने लग जाते हैं, जिससे सभी खुश हो गए। जल्द से जल्द बर्नी बंदरगाह पर बोट लेकर आता है और हर एक क्रू मेंबर को बाहर निकाला जाता है। ये पूरा प्रोसेस किसी के लिए भी आसान नहीं था। उन्होंने हार नहीं मानी और एंड तक टिके रहे। कई लोगों की होप तो बीच में ही खत्म हो जा रही थी, बट ये डिटर्मिनेशन और कंसिस्टेंसी है जिससे कि आज वो सब जिंदा हैं। बर्नी भी बाकियों के साथ ऊपर आ गया और मैरियम उसे गले लगा लेती है, यानी कि दोनों अब अपनी हैप्पी लाइफ गुजार सकते हैं बड़े मजे से। हमारी भी कहानी यहीं खत्म हो गई। सो व्यूअर्स, आपको ये स्टोरी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताना भूलना मत। और अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन 1% भी अच्छा लगा होगा ना, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं इसी तरीके की मजेदार वीडियोस में, तब तक के लिए बाय बाय।